So we were discussing about resource dependency theory, or first of all, we need to understand that what are the different kind of resources in the organization. और उसके हवाले से it's a kind of a this theory is basically derived from the work of social psychologists and related by work of different kind of work. और रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी जो है ये व्यू करती है कि देयर आर सर्टेन की रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, और लेकिन बट दे डिफर इन विच रिसोर्सेज आर द की रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. और रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड इन द 1970, और जिसके अंदर ये दिखाया गया था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एज अ सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह के रिसोर्सेज होते हैं और उन रिसोर्सेज को वो कैसे एलोकेट करते हैं. तो फोकस जो था इस थ्योरी का वो इस बात पे था कि हाउ मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर द फ्लो ऑफ द रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल. तो एक किस्म की ओपन सिस्टम थ्योरी है. ओपन सिस्टम थ्योरी से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एनवायरनमेंट से वो रिसोर्सेज कैसे एक्वायर करती है और कैसे उनको लेती है, जो कि उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और द थ्योरी रिकग्नाइजेज दैट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट नॉट ओनली इन रिस्पॉन्स टू बट ऑल्सो अपॉन देयर कॉन्टेक्स्ट. यानी कि सिर्फ यही नहीं कि रिएक्टिव रहती है ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो जो है वो एक्ट भी करते हैं ताकि उन रिसोर्सेज को वो अचीव कर सकें. इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है मुख्तलिफ किस्म के कॉम्पिटिशन के अंदर भी आती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन अपॉन विच दे आर डिपेंडेंट फॉर स्केर्स एंड क्रिटिकल रिसोर्सेज, एंड दीज एक्शंस आर फ्रीक्वेंटली पॉलिटिकल. तो ये एक्शन जो होते हैं इसलिए पॉलिटिकल एक्शन हो जाते हैं जहां ऑर्गेनाइजेशन जो है उन रिसोर्सेज को एक्वायर करने की कोशिश करती है. अच्छा, देन अनदर थ्योरिस्ट जिसको हम पैफर एंड सेलेनिक कहते हैं, सेलेनिक ने हाइपोथेसाइज्ड दैट पावर वुड बी यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस डिसीजन अबाउट द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं. रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? रिसोर्सेज रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज आपका कैपिटल है, रिसोर्सेज आपकी इंफॉर्मेशन है, रिसोर्सेज आपकी अथॉरिटी हैं, और भी कोई अदर एसेंशियल रिसोर्स हैं. और ज़्यादातर जो रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी है वो ज़्यादा एम्फोसाइज करती है मटेरियल रिसोर्सेज पे, जैसे कि लेबर, कैपिटल और इंफॉर्मेशन है. तो रिसोर्सेज को प्रोक्योर्ड करना है, सिक्योर्ड करना है फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन. सो द ऑर्गेनाइजेशन इज दस डिपेंडेंट. कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ये बस मेरे जहन में जो बातें हैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. कुछ बातें आपकी बुक में हैं, कुछ बातें मेरे जहन के अंदर हैं. तो ये एक कुछ बातें मैंने बहुत सारी किताबों से पढ़ी हैं, उन किताबों से मिलजुल के चीज़ें आपको समझा रहा हूँ रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी के हवाले से. बुक में भी आपकी है, पेजेस हैं आपके मेंशन हुए हुए हैं बुक के अंदर भी. तो बहरहाल रिसोर्सेज के हवाले से ये बता रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसलिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंडेंट होती हैं ताकि वो उन रिसोर्सेज को प्रोक्योर कर सकें और सिक्योर कर सकें. और अगर लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क पे आ जाएंगी, होस्टेज हो जाएंगी दूसरे एक्शन के हवाले से, तो उस केस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा. और तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसोर्सेज को रिस्पॉन्ड करती हैं बाय अडेप्शन. एक अडेप्शन से मुराद है थ्रू इंटरनल चेंजेस टू स्ट्रेटजीज और ऑपरेशन, और बाय डोमिनेशन थ्रू एफर्ट्स टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट. तो दो तरीके कार हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है ना रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिस्पॉन्ड करती हैं. इसमें एक अडेप्शन है कि अपनी इंटरनल स्ट्रेटजीज को देखना, और दूसरा ये तरीकाकार कि डोमिनेट करना ऑर्गेनाइजेशन को अपने एनवायरनमेंट के हवाले से ताकि वो रिसोर्सेज उनको वो मिल जाए. ओके, बहरहाल कुछ रिसर्चेज ये भी देखी गई कि पावर की ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पावर होती है वो पॉजिटिव सम गेम है. और कुछ लोग जो हैं इस हवाले से कहते हैं कि कुछ कुछ लोग पावर को जो है यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिव सम गेम तो कहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जीरो सम गेम भी कहते हैं. जीरो सम गेम वो सिचुएशन होती है कि जहाँ एक यानी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज में तब्दीली नहीं होती बल्कि रीएलोकेशन हो जाती है. यानी एक पर्सन के पास जो है वो चीज़ पहले मौजूद थी, एक गाड़ी पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स है मौजूद थी, आपने कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी दूसरे के लिए, बल्कि दूसरे से वो गाड़ी उस बंदे से लेके दूसरे को दे दी. इसको आप समझ सकते हैं कि जीरो सम गेम सिचुएशन होती है. ओके,
तो कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिटिकल होते हैं और कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो की रिसोर्सेज होते हैं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी। मसलन एक जो पेपर कटर है वो कैसा की रिसोर्स नहीं है, लेकिन अगर ये जहाज के अंदर लोगों के पास हो, यदि टेररिस्ट के पास हो जो जहाज को हाईजैक करना चाह रहे हो, तो उस केस के अंदर वो रिसोर्स जो है उसके अंदर वो क्रिटिकल हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज हैं विच आर रिलेटेड टू द पावर इन अ जनरल वे विदाउट रिगार्ड फॉर द कॉन्टेक्स्ट। और तो जो रिसोर्स होगा वो एनीथिंग कैन बी अ रिसोर्स इन द राइट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। तो एक स्केयर रिसोर्सेज होना मौजूद, जैसे कैपिटल का होना, ले आपके पास मैन पावर का होना, इंफॉर्मेशन का होना, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो क्रिटिकल हैं। ये कुछ मैंने आपको जिस तरह पेपर कटर की एग्जांपल दी जो कि क्रिटिकल रिसोर्स नहीं है, लेकिन प्लेन हाईजैक के अंदर उस सिचुएशन के अंदर वो रिसोर्स जो है वो क्रिटिकल हो जाता है। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी रिसोर्स डिपेंडेंसी की थ्योरी के हवाले से, जो कि पावर के हवाले से बताती हैं किस तरह रिसोर्सेज होते हैं। और दूसरा स्ट्रेटेजिक कॉन्टीजेंसी थ्योरी के हवाले से किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ सिस्टम जो है मुख्तलिफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ पावर इस हवाले से मैंने आपसे बात की। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स के हवाले से। और जो पॉलिटिक्स है बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मोबिलाइजिंग और डीमोबिलाइजिंग पावर इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स। यानी किस तरह पावर को मोबिलाइज किया जा रहा है, किस तरह पावर को डीमोबिलाइज किया जा रहा है, किस तरह पावर को एक्सरसाइज किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पावर इन एक्शन आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स है। तो नॉर्मली हमारा ज़्यादा लिटरेचर इस बात पे फोकस करता है अथॉरिटी के ऊपर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लिटरेचर फोकस करता है, अथॉरिटी जो होती है वो लेजिटिमेट पावर होती है, आप इसको लेजिटिमेट पावर कंसिडर कर सकते हैं। और तो जो इसके अलावा जो लोग अपनी जो लोग इन्वॉल्व होते हैं पावर के अंदर, उसको लोग कह देते हैं ये पॉलिटिक्स है जी, क्योंकि ये आर अगेंस्ट द अथॉरिटी, दे आर गोइंग अगेंस्ट द लेजिटिमेट पावर। तो इसको लिटरेचर के अंदर नॉर्मली कभी कभार इलेजिटिमेट कंसिडर किया जाता है। तो नॉर्मली जब ज़्यादा ये मामला तब शुरू होता है जब ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स की डिवीजन होती है। ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स की डिवीजन के अंदर अगर लोगों की प्रायोरिटी मुख्तलिफ हो और वो चाह रहे हो कि इसकी प्रायोरिटी जो है रिसोर्सेज की डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वहाँ जो है फिर लोग इसके बारे में जब इख्तलाफ हो जाता है रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, और वो चाहते हैं कुछ रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन उनके हक में भी हो, वहाँ लोग जो है एक एक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो चाहते हैं कि रिसोर्स शेयरिंग में उनका भी क्लेम हो। और वहाँ जो है ये पावर के जो है एक्सरसाइज या पावर के जो कि फॉर्म्स हैं वो सामने आ जाते हैं। तो पावर जो है वो इज अ सेंट्रल टू द strategy process in organization, because decision about what strategy to maintain or innovate all will always be political। मसलन जो कि आप जो डिसीजन ले रहे होते हैं कि हमने किस तरीके के साथ रिसोर्सेज को एलोकेशन करनी है, सैलरीज की एलोकेशन करनी है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, टास्क को कौन कंट्रोल करेगा, पीपल को कौन कंट्रोल करेगा, इंफॉर्मेशन को कौन कंट्रोल करेगा, न्यू जो एरियाज ऑफ बिजनेस हैं उसके अंदर कौन उसका हेड बनेगा, ये सारे के सारे मामला जो हैं अकॉर्डिंग टू द पेटिग्रू ये सारे पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सर क्लेम करते हैं इस हवाले से कि वो किस तरीके से जो काम को करेंगे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जो एम्प्लॉयज से ट्राई कर देते हैं तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तो जी ये भी बिल्कुल, पॉलिटिक्स में ही आएगा। बिल्कुल जी, क्योंकि पॉलिटिक्स इसको। यहाँ जी 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 बताइए। सर हमारे पास फैक्ट्री है, इधर मेजोरिटी लोग मुकामी लोग काम करते हैं। तो जब उन्हें कोई काम करवाना होता है तो वो स्ट्राइक कर देते हैं और अपना काम करवा लेते हैं, तो मैनेजमेंट उनके सामने बेबस है। तो अब वो मुकामी लोगों को जॉब पे रखते नहीं है, वो बाहर से लोग हायर करते हैं। बड़ी आपने एक दिलचस्प केस स्टडी दी है, और इस पे बड़ा अच्छा केस लिखा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है और मकामी लोग इतना नेटवर्क अपना क्रिएट करके। ये देखिए इन्होंने बड़ी एक अच्छी एग्जांपल दी, लेजिटिमेट पावर जो मैनेजमेंट के पास है, और अगर मैनेजर हो सकता है उन लोगों को समझती हो कि ये लेजिटिमेट है और ये लोग अपनी बातें जो है मनवाते हैं इस तरीके से, लेकिन ये भी एक पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होके वो जिस तरीके से काम करना चाह रहे हैं वो मनवा रहे थे, और मैनेजर इस मामले में ये नहीं मानना चाह रही थी लेकिन उनकी बात मान रही थी बावजूद इसके कि वो नहीं मानना चाह रही थी। इसका मतलब है उन लोगों की कोई ऐसी उनके पास पावर बेस थी
और वो वर्क की पावर बेस थी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो काम कर रहे थे और मैनेजर डिपेंडेंट थी। तो आपने जो एग्जांपल दी है बिल्कुल जी, पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया उन लोगों ने मिलकर, लेकिन मैनेजमेंट ने उसका सोल्यूशन ये किया कि इसका मतलब है कि वो रिप्लेसेबल थे, उनके अंदर ऐसे स्किल सेट नहीं था जो कि अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से मैनेजर ने उनको रिप्लेस कर दिया। तो उनकी पावर बेस मैनेजर ने नीचे से डिफ्यूज कर दी और नए लोग लेकर आ गए वो। और ये ऐसा होता है कभी कभार, आप लोग जो हैं वो। ज्यादातर ज्यादातर लोग सर ज्यादातर लोग कंपनी में परमानेंट है, तो अच्छा। वो जो परमानेंट है वो उनको तो निकाल नहीं सकते। हम्म। उनको निकालने के लिए काफी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पर जो नए लोग हायर करते हैं वो बाहर से ही करते हैं। हाँ, तो परमानेंट लोगों का बीइंग लेजिटिमेट हो गए ना वो, फिर तो उनके पास एक लेजिटिमेसी क्रिएट होगी, उनको एक लॉ जो है प्रोटेक्ट कर रहा है परमानेंट लोगों को, जिसकी वजह से उनको निकालना मुश्किल है उनके लिए। तो उनकी पावर बेस जो है वो, उनके पास लीगल पावर भी आ गई है जो कि परमानेंट लोग हैं एक लेवल पे। लेकिन बहरहाल ये है कि मैनेजर्स के पास अगर लोग जो काम नहीं कर रहे होते तो उनसे करवाने के लिए फिर और भी बहुत तरीक़ेकार हैं, और वो सब्स्टिट्यूशन के लिए भी कर लेते हैं, लोगों की पावर को रिड्यूस करने के लिए उनको जो अहम काम है वो उनको नहीं एलोकेट करते, वो उनको ट्रिवियल वर्क दे देते हैं। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, साइकोलॉजिकली भी हैं और लीगली भी हैं, जिससे वो उनकी पावर को रिड्यूस करने के तरीक़ेकार होते हैं, मैनेजर एक्सरसाइज करते हैं। तो आपने अच्छी एग्जांपल दी इस हवाले से। ओके जी। अच्छा, मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा था, अभी थोड़ा सा ही टाइम रह गया हमारे पास। तो अच्छा, तो एक बात है कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स जो है वो, उसकी सोर्सेज कहाँ से बनती है। बैड एस्पेक्ट है, पावर है, तो ये रियासत हमें जनरली हम समझते हैं कि ये बैड एस्पेक्ट है, लेकिन इसका एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि जब कभी कभार एक इशू भी सेल करना होता है। अगर आप एक ऐसा इशू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना चाह रहे हैं और जो कि आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे और आपको बाद में पता चला कि जनाब, लेट्स से आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी मामले में आपको पता चला कि जनाब ये यहाँ तो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक के साथ जो है ये अल्कोहल भी बनाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे उस मामले में, अगर आपके कोई एथिक्स ऐसा तो नहीं है कोई आप इन्वॉल्व होते हैं इस मामले में। या फिर अगर आपको लगता है कि जनाब ये जो कि लेदर यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत सारे जानवरों को मारते हैं, उसके बाद जाके ये लेदर आता है इनके पास। तो मुख्तलिफ लोग जो हैं इश्यूज़ के ऊपर भी बात करते हैं। तो उनकी हम, ये जो लिटरेचर आपने कहा ना पॉलिटिक्स को बैड वर्ड देना, ये लिटरेचर में वहाँ दिया जाता है जहाँ अथॉरिटी और लेजिटिमेसी को ही पावर की फॉर्म समझी जाती है। जो लोग उसको रेजिस्ट करेंगे वो उसको इलेजिटिमेट और बैड कंसिडर करेंगे। तो बहरहाल पॉलिटिक्स से बुनियादी बात तो यही है कि आप जो काम कर रहे हैं और जो काम आप जिस जगह पे और उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचना चाहते हैं, जिस अथॉरिटी को आप हासिल करना चाहते हैं, जिस लेजिटिमेट पोजीशन को आप हासिल करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो लोग आपके मददगार हो सकते हैं, उनके साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं, किस तरह की आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, किस तरीके के साथ आप उनके साथ अपने नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ताकि आप जो कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो लोगों को पता चलेगा कि क्या काम आप कर रहे हैं। तो ये बुनियादी पर्सपेक्टिव है पॉलिटिक्स के हवाले से। अब पॉलिटिक्स जो है अराइज फ्रॉम, व्हाट डू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स अराइज फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू पेटिग्रू, एक तो स्ट्रक्चरल डिवीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स एंड आइडेंटिटी, डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट स्टाइल। और मसलन आप देखें, अगर आप स्ट्रक्चरल डिवीजन देखें, मसलन जो मार्केटिंग के लोग हैं वो कहेंगे जनाब फाइनेंस के लोग तो सारे दिन हिसाब किताब ही करते रहते हैं। अब ये क्या हो गया, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट परसेप्शन क्रिएट हो गया। मार्केटिंग के लोग कोशिश करेंगे कि हमारे ग्रुप को ज़्यादा पावर मिल जाए वहाँ। अब फाइनेंस वाले लोग कहेंगे जनाब ये मार्केटिंग वाले लोग तो सारा दिन बाहर ही फिरते रहते हैं, सैरें करते रहते हैं, तो ये क्या काम करते हैं। तो उस केस के अंदर एक स्ट्रक्चरल डिवीजन की वजह से पॉलिटिक्स शुरू हो जाए, हर डिवीजन जो है वो अपनी पावर को इम्प्रूव करने की कोशिश करे, अपने रिसोर्सेज को बेहतर करने की कोशिश करे। तो इन स्ट्रक्चरल डिवीजन की वजह से भी, इन डिफरेंट हिरारिकल लेवल्स की वजह से